ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। उम्मीद थी कि आज इकोनॉमी को नई रफ्तार मिल जाएगी। उम्मीद थी कि आज रुपए को ऐसा इंजेक्शन मिल जाएगा जिससे उसकी सेहत सुधरने लगेगी। उम्मीद थी कि आज के बाजार की तेजी और रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ये उम्मीद बंधाई थी खुद वित्त मंत्री ने, लेकिन बड़े वादों के बावजूद ऐलान छोटे हुए। इकोनॉमी को कौन कहे, रुपया भी मजबूत होने की उम्मीद पूरी नहीं हुई। रुपए की 1% की मजबूती गायब हो गई, बाजार की तेजी गिरावट में बदल गई। तो क्या RBI के कदम महज कॉस्मेटिक हैं? सरकार एक बार फिर बड़े फैसलों से चूक गई है और आखिर दिक्कत कहां और कौन से बड़े कदमों का ऐलान हो सकता था? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी, KR चोकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चोकसी और इंडिया फॉरेक्स के CEO अभिषेक गोयनका, साथ ही CNBC आवाज के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया। और आज जितनी सारी उम्मीदें खुद वित्त मंत्री ने बंधाई थी, उसके बाद बाजार, ट्रेडर्स, चाहे वो शेयर बाजार के हों या फिर वो फॉरेक्स मार्केट के, बुरी तरह निराश होते हुए दिखाई दिए हैं। जितनी बड़ी बातें की गई थी वो कहीं से भी पूरी होती हुई नजर नहीं आई। जोशी साहब, आपसे पहला सवाल यह है कि वित्त मंत्री ने तो ये भरोसा दिलाया था कि इकोनॉमी को संभालने के लिए, रफ्तार देने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे। क्या इकोनॉमी की एक ही समस्या है, कमजोर रुपया? जो भी कदम उठाए गए हैं वो सब रुपए पे फोकस्ड है? बिल्कुल, आज जो कदम RBI ने अनाउंस किए हैं वो तो रुपए पे फोकस्ड है और वो बेसिकली जितने भी कदम उन्होंने उठाए हैं वो सप्लाई ऑफ डॉलर्स बढ़ाने के लिए, और ये भी साथ साथ तय है कि उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। ये तो उन्होंने एक तरह से, आप नल खोलते हैं, अब रिजर्वायर में पानी होगा तभी पानी नीचे गिरेगा। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स RBI ने इंट्रोड्यूस किए हैं, रिलैक्स किए हैं, कितनी एपिटाइट है फॉरेन इन्वेस्टर्स की पैसे लाने के लिए। उन्होंने रास्ता जरूर खोल दिया, अब कितना आएगा ये हमें देखना पड़ेगा अगले कुछ दिनों में। इसी, और ये सर्टेन नहीं है, तो इसी अनसर्टेनिटी के कारण जो रुपए पे दबाव दोबारा शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। देवेंद्र भाई, क्या आपको ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि इकोनॉमी के फंडामेंटल सुधारे जाए, ग्रोथ सुधारी जाए और उसकी वजह से बाजार मजबूत रहे और रुपया मजबूत रहे, ये करने की जगह सरकार कोशिश कर रही है कि बाजार का और फॉरेक्स मार्केट का मूड थोड़ा सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जाए? इकोनॉमी चलाने की जगह बाजार चलाने का फोकस हो गया है। आई थिंक जो प्रोसीजरल हर्डल दूर करने की जो मेहनत कर रहे हैं या फैसिलिटेट करने जा रहे हैं कि जिसके हिसाब से नए फंड आ सकते हैं, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू टेक सम ऑफ द फंडामेंटल मेजर्स ऑन द फिस्कल साइड। फिस्कल साइड के ऊपर कोई कैपिटल इनफ्लोज लाने के लिए कोई ज़्यादा मेजर्स लिए नहीं गए हैं। एट द सेम टाइम जो कंसर्निंग इश्यूज है कि जैसे रेट्रो टैक्स का एक कंसर्निंग इश्यू है जिसके हिसाब से FI का फंड फ्लो नहीं आ रहा है। जहाँ तक FDI का फंड फ्लो का सवाल है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म लाना है, रिटेल सेक्टर में रिफॉर्म लाना है, वो कोई चीज़ बन नहीं पा रही है। एट द सेम टाइम जो फ्यूल सब्सिडी बिल्स को कट करने हैं, उसके लिए आपको जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम मार्केट ड्रिवन करने हैं, उसके तरफ कदम नहीं लिए जा रहे हैं। तो जब तक आप फंडामेंटल कोई मेजर्स नहीं लोगे, तब तक खाली प्रोसीजरल मेजर्स के अंदर आप छेड़छाड़ी करते रहोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर को इंडिया के अंदर आने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट है नहीं। आपको FDI का फंड्स चाहिए तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बॉटलनेक्स है वो बॉटलनेक्स रिमूव करने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है। PMO इज मेडलिंग दिस इश्यूज एवरी डे इन नाइट। तो ये सब चीज के ऊपर ध्यान ज्यादा देना जरूरी है। डिटेल्स पर हम आगे आते हैं कि ये जो कदम उठाए गए उनका फायदा किसको, कितना और कैसे मिलेगा, लेकिन इमीडिएट जो हमारे सामने मेजर था कि फॉरेक्स मार्केट में रुपया कितना मजबूत हुआ, लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे खबरें आई तो रुपए ने जो कुछ मजबूती हासिल की वो भी गंवाते हुए ही दिखाई दिया। अभिषेक, आप तो लगातार रियल टाइम नजर रखते हैं, आखिर बाजार ऐसा क्या सोच रहा था और क्यों इतनी ज्यादा निराशा हुई फॉरेक्स मार्केट के ट्रेडर्स को? जैसे कि सुबह से डिस्कशंस चल रही है कि बाजार काफ़ी कुछ बड़ी कोई मेजर सोच रहा था जो हिला देने वाली न्यूज़ हो, बट ये जो एक रेगुलर सी न्यूज़ आई है तो बाजार ने उसको काफ़ी नेगेटिवली लिया। इसलिए जैसे ही वो न्यूज़ आई इमीडिएटली रुपया 40 पैसे करीब विद इन 10-20 मिनट्स मूव कर गया। तो आई थिंक बाजार में डेफिनेटली FDI की एक्सपेक्टेशंस थी या फिस्कल फ्रंट में कुछ मेजर लेंगे उसकी एक्सपेक्टेशन थी, बट वैसा कुछ आया नहीं। तो डेफिनेटली बाजार नेगेटिवली रिएक्ट किया है और जिस हिसाब से रिएक्ट किया डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जो
पुराना हाई बनाया था 57.32 के आसपास, वो हाई जल्दी तोड़ देगा मार्केट। तो आप ये कह रहे हैं कि इन सारे मेजर्स, इन सारे ऐलानों के बाद बजाय इसके कि रुपया कम से कम 1-2 रुपए मजबूत हो जाए, आप कह रहे हैं उसकी कमजोरी का जो डायरेक्शन है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नीचे के लेवल ही, नीचे के टारगेट ही आते हुए दिखाई देंगे। संजय, यहाँ पे आपकी राय इस लिहाज से मैं लेना चाहूंगा कि आप देखिए, जब 2008 में क्राइसिस हुआ, $39 से रुपया 52 तक गया, $13 का कुल इंपैक्ट था। उसके बाद जब बाजार में तेजी आई तो हम 44 तक आए। अब 44 के लेवल के आसपास से हमने फिर से $13 का रास्ता तय कर लिया है, 57 पे आ गए हैं। तो लीमैन ब्रदर्स के क्राइसिस की वजह से जितनी मार रुपए पे पड़ी थी उतनी मार तो पड़ गई। ग्रीस अभी तक बैंकरप्ट नहीं हुआ है, जो बड़ा कोई कैटास्ट्रॉफ नहीं आया है, तब हमारी ये हालत है। इसलिए बाजार ये कह रहा था कि भाई इतनी मार झेल चुके हो तो अब कुछ बड़ा करो। वो कुछ बड़ा लगातार हम इंतजार कर रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा है? देखिए, इसके ना होने के पीछे वजह यह है कि इनका अपना जो पॉलिटिकल टाइम टेबल है और देश की इकोनॉमी के लिए जो करने की बात है उसके लिए जो टाइम टेबल होना चाहिए, उन दोनों में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। मसलन वित्त मंत्री हमेशा बहुत सोच समझकर बोलते हैं, किसी भी वित्त मंत्री को बहुत नपे तुले ढंग से बोलना चाहिए। उन्होंने ये बयान देकर के उम्मीद जगा दी कि सोमवार को कुछ कार्रवाइयां की जाएंगी, आरबीआई शायद कुछ करेगा। अब इससे जाहिर है कि अभी जनता जो है डिस्परेट मोड में है, बाजार डिस्परेट मोड में है, तो ये उत्कंठा और बढ़ गई। क्योंकि प्रणब बाबू ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि मैंने कहा था कि कोई बिग बैग अनाउंसमेंट आने वाला है, मैंने कहा था कि कुछ अनाउंसमेंट आएगा, आप लोगों ने इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लिया और आज बैठ करके चैनल पे आप हमारी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन आलोचना इस बात की है कि पिछली बार भी जब रुपया कमजोर हुआ था प्रदीप, तब भी ऐसे ही कदम उठाए गए थे, उसका कोई फलित नहीं निकला था जब 45 से 51 की दूरी तय हुई थी। अब जब हम फिर 50 से 57 की दूरी पर आ गए हैं और फिर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें एज ए बोरोवर मैं पैसा लाऊं कि नहीं लाऊं, क्योंकि पता नहीं मुझे 60 या 65 पर चुकाना पड़ेगा, तो कोई व्यापारी क्यों पैसा लाएगा? आज भी आप दोपहर में इसकी बात कर रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि यह संकेत है, लेकिन यह संकेत न तो सेंटिमेंट को ठीक करेगा न रियल इनफ्लो को बढ़ाएगा। बिल्कुल, और हम ये भी देख रहे हैं कि इस समय कैच 22 की सिचुएशन है, इसलिए क्योंकि एक तरफ रुपया लगातार गिर रहा है और आज के इन तमाम कदमों के बाद जब हमने लोगों से पूछा कि आप पैसे लाएंगे, तो उनका कहना था पहले रुपया तो स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद हम तय करेंगे कि पैसा लाएं कि नहीं लाएं, किस रेट पर लाएं, कहां हेज करें। और वहीं दूसरी तरफ जो सरकार कदम उठा रही है वो ये सोच करके कि इन सारे ऑप्शंस को खोलने की वजह से देश में कुछ पैसा आएगा और रुपया स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जोशी साहब, आपके लिहाज से समस्या हल कैसे होगी? रुपया स्टेबलाइज होने के बाद फ्लो आएगा या फ्लो आने से रुपया स्टेबलाइज होगा? देखिए, अभी जो सिचुएशन है ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है और ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत टर्बुलेंट है और उसमें हमारे पॉलिसी मेजर्स कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग नहीं है। तो इस स्थिति में वॉलेटिलिटी ऑफ द रूपी तो गिवन ही है। तो आगे चलते हुए मुझे लगता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा कम होगा, क्योंकि कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं और गोल्ड इंपोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा थे वो भी कम हुए हैं। तो ये करीब 40% हमारे इंपोर्ट्स ऑयल और गोल्ड से बनते हैं। तो ये कम, इनमें नरमी आने के कारण थोड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। तो अगर उस स्थिति में हम कुछ और पॉजिटिव मेजर्स देखते हैं गवर्नमेंट की साइड से, कम जिन चीज़ों की अभी बात की जा रही थी उनमें से कुछ भी होता है तो उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एक तो यह है कि हम कितना पुल कर सकते हैं पैसे को अपनी तरफ, दूसरा यह है कि पुश फैक्टर कितना है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की रिस्क एपिटाइट ही नहीं है, अगर वहाँ यूरोप में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही हैं, तो उस स्थिति में वो जितना मर्जी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो पैसा नहीं आएगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो डिटरमिन करेगा कि रुपया किस लेवल पे सेटल होता है। एक तो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होना चाहिए आज के मुकाबले, और साथ साथ रिस्क एपिटाइट भी फॉरेन इन्वेस्टर की बनी रहनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो रुपया वापस 50 तक आ सकता है अगले साल तक, 50 तक। लेकिन अगले साल की ओर आप इशारा कर रहे हैं, अभिषेक तो 60 की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। लगता है कि शायद बेहतर होने के पहले हालात और बिगड़ सकते हैं। इस सवाल का जवाब लेंगे कि दरअसल रुपया किधर जाएगा, 60 या फिर 50, और कब तक, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। सरकार से काफी ज्यादा बड़े ऐलानों की उम्मीद थी, पर वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवेंद्र भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि जोशी साहब अभी कह रहे थे कि आपने रास्ता खोला जरूर है, लेकिन
कितनी लिक्विडिटी है ग्लोबल मार्केट में, यही तय करेगी कि कितने पैसे आएंगे। आपको क्या लगता है, दुनिया में जो डेवलपमेंट्स फिलहाल होने वाले हैं, अगले हफ्ते भर के अंदर ईयू की मीटिंग है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अगस्त में तक शायद फेडरल रिजर्व भी और लिक्विडिटी डालने की कोशिश करे, कोई QE3 ले आए। ऐसी स्थिति में आने वाले हफ्तों में काफी पैसे दरअसल आ सकते हैं देश में। एक्चुअली यस, क्योंकि आई थिंक द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो एक्सेस लिक्विडिटी का ही है। आई थिंक देयर इज अ लिक्विडिटी, अबंडेंट लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। वो कैसे चैनलाइज करके लाते हैं उसके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। आई थिंक एक अच्छा इक्वेशन इंडिया के लिए अभी जो बन रहा है उसके अंदर मैंने पहले ही बात की थी कि क्रूड ऑयल के जो दाम घटे हैं, भले रुपया घटा है साथ में, बट क्रूड ऑयल के जो दाम घटे हैं और क्रूड ऑयल की बास्केट जो नीचे आई है, उसके हिसाब से हमारी जो ट्विन डेफिसिट है वो डेफिनेटली आई थिंक पहले के मुकाबले काफी हद तक बेटर कंट्रोल में आ रही है। एंड दैट कुड पॉसिबली ब्रिंग सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस बैक इनटू द इंटरनेशनल मार्केट, इवन दो गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट स्टेप टू स्टिमुलेट द फिस्कल मेजर्स। I think this particular move can infuse more amount of international investors to come into the country and probably I think bring more money. तो इसके ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एडवर्स इक्वेशन सही हो रहा है। तो लेकिन देवेन भाई ऐसा लगता है कि फॉरेक्स मार्केट इसको नजरअंदाज कर रहा है। अभिषेक, फंडामेंटल्स जब बदल रहे हैं, जब आपका एक्चुअली डेफिसिट कम हो रहा है, कच्चे तेल के दाम काफी नीचे आ गए हैं, उससे ड्राइव होना चाहिए फॉरेक्स मार्केट के वैल्यूएशन या आपके रुपए की वैल्यू। लेकिन इस समय आप देखिए, रुपए के गिरने की वजह से सरकार की जो अंडर रिकवरी है या सब्सिडी है वो नीचे नहीं आ रही, कहीं उल्टा हो रहा है। ये जिसको कहते हैं कि घोड़े के आगे गाड़ी लगाने वाली स्थिति है। आखिर फॉरेक्स मार्केट क्यों नोटिस नहीं कर रहा कि फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं? कि फॉरेक्स मार्केट में जो फिनोमेना चल रहा है इस समय सिर्फ एक लोकल फिनोमेना नहीं है। डेफिनेटली हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो हद से ज़्यादा वीक हो गई है, बट लास्ट कुछ दिनों में अगर आप देखें तो हमारी सिर्फ रुपी ही अंडर परफॉर्म नहीं की है, जितनी भी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है सभी ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। मैं ये थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2003 से 2007 का जो समय था, उस समय सभी इमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी पैसा आया, चारों तरफ इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे थे, पैसा चारों तरफ फैल रहा था। बट 2008 के बाद अगर आप रुपए की मूवमेंट को देखें तो ओवरऑल जो 2003 के पहले जो ट्रेंड थी मार्केट की, ओवरऑल वही ट्रेंड अब वापस से एक रिज्यूम सा हो रहा है। तो अगर आप ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स में देखें तो जब ये QE हुआ या इंटरेस्ट रेट कट हुए अक्रॉस द मार्केट, चीप लिक्विडिटी चारों तरफ फ्लो करी, तो सभी इमर्जिंग मार्केट्स बढ़े, जो कि उनमें वैसी इन्वेस्टमेंट या वैसी कैपिटल फॉर्मेशन हर कंट्री में वैसी नहीं हो रही थी। अब जैसे जैसे ये इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकल रहा है, चाइना में स्लो डाउन आ रही है, मेक्सिको में, ब्राज़ील में, रशिया में, इंडिया में, तो जैसे जैसे चारों तरफ ग्लोबल इकोनॉमीज़ में स्लो डाउन आ रही है, सबकी GDP फोरकास्ट रिवाइज हो रही है, हर जगह इंटरेस्ट रेट कट की सिनेरियो चल रही है, तो मेरे ख्याल से रुपया में भी उसी कारण से काफ़ी हद तक प्रेशर आ रहा है। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि हमारी सिर्फ करंट अकाउंट और फिस्कल की प्रॉब्लम है। इंटरनेशनली अगर रिस्क एवर्जन रहता है और पैसा US डॉलर में जाएगा, 10 साल की यील्ड अगर 1.5%, 1.6% में वहाँ पैसा जा रहा है, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट जहाँ की बॉन्ड की रेटिंग उतनी भी हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू US एंड जर्मनी, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी उस फ्लो में पैसा नहीं आएगा। वो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल भी है रुपये की वीकनेस के लिए इस समय। आप ये कहना चाहते हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है दूसरी करेंसीज के मुकाबले, इसलिए रुपया कमजोर हो रहा है? It is a very substantial reason why rupee is going weak because of international factors. Definitely local factors हमारे हैं, हमने बार बार डिस्कस किया है करंट अकाउंट एंड फिस्कल डेफिशिएट और कैपिटल फ्लोज की प्रॉब्लम को, बट मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि इंटरनेशनली जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं ये शायद 2008-9 के समय जो सिचुएशन बनी थी शायद उससे भी दर्दनाक सिचुएशन डेवलप हो सके आने वाले 1-2 सालों में। क्योंकि अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स हार्डली 7 पॉइंट्स बढ़ा है, अराउंड 75-76 से अराउंड 82-82.5, जबकि डॉलर इंडेक्स हमने 90 देखा था 2008 में। तो डॉलर इंडेक्स में तो इतनी ज़्यादा रूम है अभी ऊपर जाने की, तो डेफिनेटली रुपए को कभी कभी रुपए उसको डिस्काउंट कर लेता है पहले से। तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट उस सिचुएशन को डिस्काउंट कर रहा है और रुपया प्रोएक्टिवली वीकनेस की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन कुछ दिन तक रहेगा। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की कोई भी पॉजिटिव स्टेप, आई मीन अगर अच्छी मार्केट होती तो आज की भी जो स्टेप आई थी मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता, बट जो कि मार्केट की सिचुएशन खराब है, क्रेडिबिलिटी की इशू है,
तो डेफिनेटली कोई भी अच्छी मूव को मार्केट इस समय मार्केट आपको एक वार्निंग दे रहा है, जो रुपया नए लोज बनाता हुआ नजर आ रहा है। S&P और दूसरी रेटिंग एजेंसीज ने भी आपको वार्निंग दी है। हालात अगर यहां से और भी बिगड़ते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार के, क्या उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं? जाने जाते जाते प्रणब मुखर्जी तो कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज नहीं दे पाए, तो अब नए वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीदें की जा सकेंगी? जब भी नए वित्त मंत्री का ऐलान हो, इस सवाल का जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। सरकार से काफी उम्मीदें थी कि बड़े ऐलान होंगे, छोटे मोटे कुछ ऐलान जरूर हुए हैं और वो भी रुपए को थामने के लिए काफी नजर नहीं आ रहे हैं। इसी पर हमारी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। संजय, आपसे सवाल करूं उसके पहले मैं आपको बताऊं कि इन दिनों दुनिया भर के ट्रेडर्स के बीच में एक जोक चल रहा है। ईरान में क्राइसिस हो जाए तो रुपए को शॉर्ट करो, ग्रीस में क्राइसिस हो जाए तो रुपए को शॉर्ट करो, स्पेन के बॉन्ड गिरे तो रुपए को शॉर्ट करो, और इंडिया का डाउनग्रेड हो तो रुपए को शॉर्ट करो ही करो। यानी ऐसी सबसे कमजोर एसेट क्लास है और एक श्योर शॉट। कोई भी, मेरे अंकल और उनके पड़ोसी को भी मालूम है कि रुपए पे आप स्पेकुलेट कर सकते हो, निफ्टी का पता नहीं, लेकिन रुपया तो बस नीचे ही जाएगा, उस पर जितने चाहे आप सट्टा करो। सवाल यह है, जब हमारे पास प्रणब मुखर्जी जैसा एक सशक्त वित्त मंत्री था और उनके समय में रुपए में इतनी जबरदस्त गिरावट आई, अब इनसे ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल हैवीवेट जो कि एक एजेंडा को ड्राइव कर पाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए, आपके पास तो है नहीं। नया वित्त मंत्री होगा कौन और क्या वो कुछ बेहतर कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है प्रदीप की अगला वित्त मंत्री होगा कौन। और उसमें अब ऐसा लगता है कि अब जो हालात बन गए हैं उसमें आमतौर पर माना जाता है कि ये सोनिया गांधी तय करती हैं कि कौन क्या बने और मनमोहन सिंह उसको मान लेते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी की परिस्थितियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रेफरेंस और उनकी राय को बड़ी तरजीह देनी पड़ेगी, क्योंकि आर्थिक दुर्दशा इतनी ज्यादा है। यानी कि एक टेक्नोक्रेट हो सकता है क्या, यह सवाल खुला हुआ है। आमतौर पर माना जाता है कि एक पॉलिटिकल लॉयलिस्ट टू द कांग्रेस हाई कमांड को ही वित्त मंत्री का पद मिलता है। इसीलिए नाम तो सबको पता ही है कि 4-5 लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें चिदम्बरम साहब का भी नाम इंक्लूडेड है, जयराम रमेश का भी नाम इंक्लूडेड है, आनंद शर्मा का भी नाम है, रंगराजन साहब का भी नाम है। लेकिन वित्त मंत्री कौन बने, ये प्रधानमंत्री की बात मानी जाएगी। अब प्रधानमंत्री की से उसमें बढ़ेगी। दूसरा है कि यह काम कब होगा, क्योंकि ये तो कल रिजाइन कर देंगे प्रणब बाबू। तो मुझे यह लग रहा है कि जो सुनते हैं दिल्ली से वो ये है कि फिलहाल वित्त मंत्रालय कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री अपने पास रखेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अब डायरेक्टली देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फुल टाइम वित्त मंत्री तो लाना पड़ेगा। और इस वित्त मंत्री को इस लिगेसी के साथ आना पड़ेगा कि एक बहुत कर्मठ राजनेता जो वित्त मंत्री के रूप में अभी काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ समस्याएं उनकी मौजूदगी में क्रिएट हुई हैं, जैसी उम्मीद थी उन्होंने एड्रेस नहीं किया है। तो बड़ी भारी चुनौती है कि आते के साथ मूड ठीक किया जाए, देश और दुनिया का, बाजार को और इन्वेस्टर को सही संकेत दिया जाए। देवेन भाई, बाजार किसको चाहता है वित्त मंत्री के तौर पे, और उस वित्त मंत्री से बड़ी 2 या 3 चीजें क्या चाहता है? आई थिंक जो भी व्यक्ति वित्त मंत्री आता है उसके पास में 2 चीज की रिक्वायरमेंट है। एक तो जो पुल फैक्टर है, वो पुल फैक्टर आप बनाए। वो पुल फैक्टर जो है, जो आप रिट्रो टैक्स जो लाए हैं, उसके हिसाब से जो एफआई का कॉन्फिडेंस दब गया है मार्केट के लिए और इंडिया के लिए, वो आप पहले हटा दीजिए। आई थिंक उसको प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर डाल दीजिए। एंड विथ होल्डिंग टैक्स का जो क्लैरिटी लाना है वो भी एक बार ला दीजिए। एंड सबसे बड़ी चीज जो है वो पुश फैक्टर के अंदर है, जो अपने हाथ में डोमेस्टिक कंट्रोल है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले ये फ्यूल सब्सिडीज का जो एक मामला है उसके ऊपर ध्यान देना है। सेकंड चीज जिसका ध्यान देना है उसके अंदर एफडीआई इन रिटेल सेक्टर, इन एविएशन सेक्टर, आई थिंक उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, उसके अंदर एक जो एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज के साथ में जो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसको पहले ही हर्डल्स को आप हटाइए, बिकॉज दैट विल ब्रिंग द कॉन्फिडेंस बैक ऑफ पीपल टू ब्रिंग मनी इनटू द सिस्टम। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई थिंक एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है उसको रिमूव करने के लिए आई थिंक आपको सिस्टमेटिकली लेआउट करना पड़ेगा अपने एजेंडा को। तो वो हिसाब से आप जब भी काम करेंगे तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस सिस्टम में बनेगा। डीटीसी एंड जीएसटी विल डेफिनेटली आई थिंक एड टू दी सपोर्ट ऑफ दिस एंटायर सिस्टम। सो मेरे ख्याल से ये जो मेजर्स है वो काफी इंक्लूसिव है और उसके ऊपर कोई भी वित्त मंत्री आता है उसको काम करना जरूरी बनता है। इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग दे विल रिमेन एज डिसअपॉइंटिंग एज देयर प्रेडिसेसर्स। जोशी साहब, आपको क्या लगता है, जो आप 50 रुपए तक डॉलर के आने की उम्मीद कर रहे हैं, ये पूरी रिकवरी नए वित्त मंत्री के कुछ कारगुजारियों के चलते होगी या अंतर्राष्ट्रीय बाजार संभल जाएंगे तो अपने आप हो जाएगी?
देखिए, इसके पीछे दो बेसिक अजम्पशंस हैं। एक तो यह है कि यूरोप की जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं और साल के अंत तक हालत जो यूरोप में है आज से बेहतर होगी। और दूसरी अजम्पशन ये है कि हम कुछ रिफॉर्म्स जिनकी अभी बात भी की जा रही थी उनको शुरुआत करेंगे। वो पूरी लॉन्ड्री लिस्ट तो नहीं इम्प्लीमेंट की जा सकती, पर एटलीस्ट कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। नए वित्त मंत्री से खासकर ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो वित्तीय स्थिति है, जो फिस्कल सिचुएशन है, उसको इम्प्रूव करें पहले, क्योंकि दैट इज़ हिज मिनिस्ट्री। और उसमें उनको कठोर कदम लेने पड़ेंगे कुछ सब्सिडीज वगैरह में, बिना उसके वो वित्तीय स्थिति नहीं सुधारी जा सकती। तो वहां से शुरुआत होगी और ये बाकी तो क्या करना चाहिए वो तो मतलब बार बार लोग बता ही रहे हैं। उसमें से कितना हो पाएगा ये देखने वाली बात है। अगर कुछ भी पॉजिटिव होता है तो मेरा मानना यह है कि एसेट्स इतने चीप हो गए और साथ में रुपए की वैल्यू इतना नीचे आ चुकी है, तो अगर कुछ पॉजिटिव निवेशक जरूर मिलने लगेंगे, इस अपसाइड को देखेंगे और पैसा आएगा। बिल्कुल जोशी साहब, ये बात आपकी बिल्कुल साफ नजर आती है। तो इन सारे मौकों का फायदा लोग उठाएंगे जब उनका कॉन्फिडेंस वापस से रिस्टोर होगा। संजय, लास्ट वर्ड। ये बिल्कुल देवेन भाई ने जो बातें कही, देखिए टेस्ट केस यही 5 चीजें हैं कि सब्सिडी पे एफडीआई रिटेल, एक मैं और जोड़ूंगा, लैंड एक्विजिशन एनवायरनमेंट के मामले, और फॉरेन कैपिटल, एफडीआई इन्वेस्टमेंट, पेंशन, इंश्योरेंस, और ये 3-4 चीजें करके अगर ये नहीं दिखाते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को, यूपीए सरकार को ये मालूम है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद का ये आखिरी 2-3 महीने का विंडो है जिसमें ये 4-5 चीजें देखी जाएंगी बहुत क्लोजली। मान लीजिए दुनिया 20% और नीचे गिर जाए तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर अपने आप को बचाओगे? और मुझे लगता है कि ये अगस्त महीना बहुत क्रिटिकल है। आपने जो ये लिस्ट दी है संजय, ये जितने भी आपने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स बताए सबको मालूम है क्या करना है? ये सब है। अभी तक फैसले की फुटबॉल चल रही थी, अब सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह जी को मालूम है कि ये फुटबॉल बंद होनी होगी और अगस्त महीने में मुकम्मल क्रेडिबल एक्शन करके दिखाना होगा, वरना उनको मालूम है कि नतीजा उन पर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बाजार और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।